के की वैल्यू को चेंज करते जाए और वहाँ से उसको पता करते जाएं तो हमें रूट लोकस पता लग जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन रूल्स पढ़े उन कंस्ट्रक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए हम रूट लोकस डिजाइन कर दें। रूट लोकस फिर जब कंस्ट्रक्शन रूल्स हम काम में ले रहे हैं तो ये हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स के लिए काम में लेते हैं मेनली। क्यों? हायर ऑर्डर सिस्टम्स के लिए जो रूट निकालना है वो इजी टास्क नहीं होता है, वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन रूल्स को काम में ले लेते हैं। रूट लोकस पढ़ने से पहले हमने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस डिस्कस किया था कि भाई हम जैसे जैसे टाइम को वेरी करते जाते हैं वैसे वैसे जो सिस्टम का आउटपुट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के बाद अब हम पढ़ रहे हैं हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। एक हमने टाइम के रेस्पेक्ट में देख लिया क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, अब हम देखेंगे हमारा जो रेस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है। जैसे हमने टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस देखे उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। क्या होता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, यहां हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते जाएंगे और वहां से हम रेस्पॉन्स देखेंगे कि सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या आता है। मैं एक जनरल डिस्कस करता हूं कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किस तरह से निकालते हैं हम। सपोज कीजिए ये हमारा कोई एक लीनियर सिस्टम है, राइट, दिस इज अ लीनियर सिस्टम। इस लीनियर सिस्टम के ऊपर हमने एक इनपुट दिया आर ऑफ टी, राइट। इस सिस्टम के कारण हमें जो आउटकम मिला दैट इज सी ऑफ टी, ठीक है। ये जो लीनियर सिस्टम है इसका ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज दिस ट्रांसफर फंक्शन टी एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, यही होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल सी ऑफ टी का लाप्लास हो गया सी ऑफ एस, आर ऑफ टी का लाप्लास हो गया आर ऑफ एस, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब हम बात करते हैं कि जब हमने आर ऑफ टी जो इनपुट है, यदि हम इनपुट किसी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दें, सपोज आपके पास इनपुट आया सपोज ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट, इस तरह से कोई इनपुट है, या ये इनपुट हुआ ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई इनपुट है और वो इस ट्रांसफर फंक्शन टी एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस पर गया और हमें आउटकम मिला सी ऑफ टी। तो अब बात आती है कि ये जो आउटकम है वो किस तरह से प्राप्त होगा, कितना वैल्यू हमें इस आउटकम की मिलेगी सी ऑफ टी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है इस ट्रांसफर फंक्शन का हम मैग्नीट्यूड और एंगल पता करते हैं, कब, जबकि जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है इनपुट की उस फ्रीक्वेंसी पर। क्यों? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे सिस्टम का आउटपुट जो है वो भी चेंज होता जाएगा। तो ये पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल पता करते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आउटकम क्या आने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करें, हमारा मेन टास्क क्या हो गया, सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन जो है इसकी सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इसका मैग्नीट्यूड और एंगल पता करते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल पता करते हैं कब, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा। बात आई समझ में। अब हम देखें इसका ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर इसका मैग्नीट्यूड, सपोज इसका मैग्नीट्यूड आया m और इसका एंगल आ गया फाई, मीनिंग क्या हुआ, m मैग्नीट्यूड ये आया सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस का हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कब, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई ओमेगा। तो इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होता है इसमें हम क्या करते हैं, पुट जो एस होता है उसकी जगह हम जे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। मीनिंग क्या हुआ, ये जो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस है, अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट इज सी ऑफ जे ओमेगा अपॉन आर ऑफ जे ओमेगा।
बात आई समझ में? हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, उस ओमेगा पर इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया, इस एस की जगह हमने जे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दिया। बात आई समझ में? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे। हमें ट्रांसफर फंक्शन पता करना है, दैट इज m इंटू एम, और एंगल फाई की वैल्यू पता करनी है। क्यों पता करनी है? क्योंकि हम यहां से बोल सकते हैं कि जो आउटकम होगा सी ऑफ एस, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इंटू आर ऑफ एस, यही हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया भाई, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल पता कर लेते हैं। हमने मैग्नीट्यूड पता करने के लिए इस तरह से एस की जगह जे ओमेगा वैल्यू पुट की, और वहां से हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल निकालते हैं। एंगल किसका, इस ट्रांसफर फंक्शन का, दैट विल बी सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, एंगल ऑफ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। कब, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा। इसके लिए भाई पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, एस की जगह हम क्या करेंगे, जे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे, और यहां से हमने एंगल निकाला, सपोज दिस एंगल इज फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। राइट, हमने क्या किया, जी ऑफ जे ओमेगा अपॉन आर ऑफ जे ओमेगा। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया उस ट्रांसफर फंक्शन का, और एंगल निकाल लिया। एंगल निकालने के लिए हमने वही क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन लिया, इसका एंगल निकाला। एंगल में हमने क्या किया, इसकी जगह जे ओमेगा वैल्यू पुट की, और वहां से हमने एंगल निकाल लिया सपोज फाई। अब जो हमारे पास आउटकम होगा वो क्या आ जाएगा, यहां से यदि हम आउटकम की बात करें, इस इक्वेशन से हम आउटकम की बात करें, तो आउटकम देखिए यहां से क्या आएगा, हमारे पास आया सी ऑफ एस इन इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस। राइट, ये ट्रांसफर फंक्शन आया हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमें फ्रीक्वेंसी पर आउटकम पता करना है कि इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर आउटकम क्या आएगा। तो हमने क्या किया, ए सी ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उस पर आउटकम आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है। हमने क्या किया, जो ट्रांसफर फंक्शन था उसकी ओमेगा पर वैल्यू निकाली, तो हमें एक एंगल पता लग गया और एक मैग्नीट्यूड पता लग गया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू एंगल, ट्रांसफर फंक्शन। तो हमने पूरा जो समराइज करके मैग्नीट्यूड निकाल लिया और एंगल निकाल लिया, इनटू आर ऑफ जे ओमेगा, आर ऑफ जे ओमेगा जो इनपुट है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कितना है। तो ये आ जाएगा m इंटू एम विद एन एंगल ऑफ फाई इंटू आर ऑफ जे ओमेगा। देखिए हमारे पास इनपुट था आर ऑफ टी इज इक्वल टू, ये टी की फॉर्म में था ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको यदि मैं जे ओमेगा की टर्म्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तो आरएमएस वैल्यू ए अपॉन रूट टू विद एन एंगल ऑफ थीटा, दिस एंगल थीटा। कितने एंगल से या लीड या लैग कर रहा है, तो इसको यदि हम जे ओमेगा की टर्म्स में लिखें आर ऑफ टी को, तो ये आ जाएगा ए बाई रूट टू, इसकी तो आरएमएस वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वी एम बाई रूट टू, वी एम साइन ओमेगा टी यदि ये टर्म होती तो इसका तो आरएमएस वैल्यू वी एम बाई रूट टू दैट इज ए बाई रूट टू, और इसका एंगल हो गया एंगल ऑफ थीटा। तो इसको जब हमने आर ऑफ जे ओमेगा की टर्म्स में लिखा तो आर ऑफ जे ओमेगा की टर्म्स में जो इनपुट था वो कितना हो गया, ए अपॉन रूट टू विद एन एंगल ऑफ थीटा। बात आई समझ में। हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ट्रांसफर फंक्शन का हमने मैग्नीट्यूड निकाला और एंगल निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने एस की जगह जे ओमेगा पुट किया और यहां से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। एंगल निकालने के लिए भाई हमने एंगल निकाला, फिर एस की जगह जे ओमेगा पुट किया और वहां से हमने एंगल निकाल लिया। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों चीजें पता है। इनपुट का मैग्नीट्यूड और एंगल आया ए बाई रूट टू इंटू थीटा। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सी ऑफ जे ओमेगा देखिए ये एंगल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि जो एंगल है वो दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो अब ये आ जाएगा ए एम बाई रूट टू इंटू एंगल हो गया थीटा प्लस फाइव। बात आई समझ में, क्या आया, ए एम बाई रूट टू, ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए ए बाई रूट टू इंटू एम, और ये जो एंगल थे थीटा और फाइव ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए। अब यदि इसको मैं दोबारा से हमारी इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन की फॉर्म में क्या आ जाएगी, ये तो जब हम इसको इक्वेशन से इस फॉर्म में चेंज करते हैं
पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये हो जाती है आरएमएस वैल्यू। इक्वेशन में ये वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू से यदि मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करें, इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी a इंटू एम। राइट, इनपुट फंक्शन आपने क्या लिया है, साइन लिया है या कॉस लिया है। यदि साइन लिया है तो आउटकम साइन रह जाएगा और कॉस लिया है तो आउटकम कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा टी प्लस एंगल हो जाएगा अब थीटा प्लस फाइव। बात आई समझ में? तो ये हो जाएगा सी ऑफ टी, ये टाइम की फॉर्म में सी ऑफ टी कितना आ जाएगा, a इंटू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। मीनिंग क्या हुआ, आपके पास इनपुट था a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आउटकम क्या आया a इंटू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। मीनिंग क्या हुआ, हमने यहाँ दो चीजें कैलकुलेट की, एक तो हमने m कैलकुलेट किया और एक हमने फाई कैलकुलेट किया। यदि हम m को इस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली और फाई जो एंगल आया उसको इस एंगल के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें आउटकम पता लग जाएगा c ऑफ t। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हमने क्या किया, जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये टाइम की फॉर्म में लिख दिया am साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालना होगा, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उस ट्रांसफर फंक्शन में s इज इक्वल टू जे ओमेगा पता कीजिए, आप मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जो ट्रांसफर फंक्शन दिया उसमें एंगल निकाला हमने, एंगल में हमने s की जगह जे ओमेगा पुट किया, ये हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो गया। तो आउटकम आ गया हमारे पास a इंटू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। बात आई समझ में? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो जनरल फॉर्म थी, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को। अब हम एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। जनरल क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सपोज कीजिए आपको कोई इनपुट दिया हुआ है आर ऑफ टी, अब वो सिंपली दिया हुआ है साइन टी। राइट, ये इनपुट हमने एक लीनियर सिस्टम था जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हो गया 1/s प्लस 1। एक ट्रांसफर फंक्शन है 1/s प्लस 1, उस पर हमने इस इनपुट को दिया। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई आउटकम जो है c ऑफ t उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कब, जबकि इनपुट जो है r ऑफ t वो दिया हमने 1/s प्लस 1। बात आई समझ में? अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सबसे पहली चीज जो इनपुट था, इस इनपुट को हमारे स्टैंडर्ड इनपुट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट साइन की फॉर्म में हमने क्या लिया, हमने a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यही लिया था। अब यदि इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आती है, a आता है इसका मल्टीप्लायर, इसका मल्टीप्लायर कितना है 1, दैट इज 1। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये क्या है, केवल साइन टी, मतलब जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया, कोई एंगल ऐड नहीं हो रहा है, दैट इज 0 डिग्री। राइट, और यदि इसको मैं कंपेयर करूं विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी तो ये था साइन टी, ये है साइन ओमेगा टी, तो जो टी का मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। टी का मल्टीप्लायर कितना है 1, तो ओमेगा कितना हो गया। बात आई समझ? हमने क्या किया, जो इनपुट था आर ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, उसको हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चले थे हम, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लेके चले थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इससे कंपेयर किया। इसको कंपेयर करने पर हमें पता लगा कि जो मल्टीप्लायर होता है साइन टी का वो तो होता है ए के बराबर, तो ए की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि साइन टी का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है 1। एंगल इस इक्वेशन में कोई एंगल ऐड नहीं हो रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और टी का जो मल्टीप्लायर है वो हो जाता है ओमेगा, टी का जो मल्टीप्लायर है दैट इज ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू हो गई 1 रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में? इसके साथ में यदि हम आउटकम को डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड आउटकम क्या आता था हमारे पास, a इंटू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 5। बात आई समझ में? मतलब क्या है, आपको a पता करना है, मैग्नीट्यूड पता करना है, साइन ऑलरेडी है ही, ओमेगा पता करना है, t ऑलरेडी है ही, थीटा पता करना है और 5 पता करना है। अब इन डेटा में से कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं, देखिए a अवेलेबल है ये पता है, राइट, ओमेगा अवेलेबल है ये भी पता है, थीटा अवेलेबल है ये भी पता लगता है। हमें दो चीज नहीं पता, m नहीं पता और फाई नहीं पता। बात आई समझ में? हमें m और फाई जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
एम और फाई क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड तो होता है एम, जबकि जो एंगल है वो कितना होता है फाई। तो यदि मैं ट्रांसफर फंक्शन को लूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं कब, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, और एंगल निकालूं कब, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, तो हमें एम और फाई पता लग जाएगा। एम और फाई पता लगते ही हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है। ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारे पास, 1/s प्लस, बात आई समझ में। इसका अब हमें एंगल और मैग्नीट्यूड पता करना है। देखिए किस तरह से हम इसका एंगल और मैग्नीट्यूड पता करते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत आगे तक काम आएगी, इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का मैग्नीट्यूड और एंगल पता करने के लिए हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस की जगह जे ओमेगा वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। यदि इस ट्रांसफर फंक्शन में मैंने एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया तो ये आ जाएगा 1/जे ओमेगा प्लस 1। बात आई समझ में। अब एक जनरल चीज़ है जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर मिलेगा और एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। रियल नंबर हो गया a, इमेजिनरी नंबर हो गया b। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रूट लेना है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, यहाँ से मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। और यदि आपको एंगल पता करना है, एंगल ऑफ जेड, एंगल ऑफ जेड क्या होता है, एंगल ऑफ जेड होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, दैट इज tan इनवर्स b बाई a, tan इनवर्स b बाई a। बात आई समझ में। एंगल किस तरह से पता करते हैं और मैग्नीट्यूड किस तरह से पता करते हैं। देखिए अब ये यहाँ 1 तो हो गया एक रियल पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना रहने वाला है 1। बात आती है 1 प्लस जे ओमेगा, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ, मैग्नीट्यूड हम मॉड में लेके चलते हैं, 1 का मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 डिवाइड 1 प्लस जे ओमेगा, ये इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ओवर इमेज रियल पार्ट स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात है समझ में, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात आती है इस मैग्नीट्यूड को हम किस वैल्यू पर पता करेंगे। तो देखिए इसमें आ रहा है ओमेगा, यदि मैं ओमेगा की वैल्यू को चेंज करता जाऊं तो मुझे इस सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाएगा। अभी इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ओमेगा के स्थान पर 1 रेडियन पर सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद में निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। हमने 1 रेडियन पर सेकेंड को यहाँ पुट किया तो मैग्नीट्यूड आ गया m इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, यह आ जाएगा 1/√2, यही वैल्यू आएगी। मीनिंग यही हमें कैलकुलेट करना था, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड पता करना था कब, जबकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की कि ये आ गया 1/√2। अब बात आती है हमें एंगल और फाइंड आउट करना है। एंगल किस तरह से निकालते हैं, वही एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ 1/जे ओमेगा प्लस, राइट। हम इन दोनों का एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहले मैं 1 का एंगल कैलकुलेट करता हूं। इस 1 में केवल एक रियल पार्ट है, यहां कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दिस विच इज इक्वल टू 0 अपॉन रियल पार्ट कितना है इस 1 के लिए 1, ये हो गया इसका एंगल।
ऊपर वाले 1 के लिए, राइट। अब हमें 1 प्लस जे ओमेगा के लिए एंगल और कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको हम न्यूमरेटर पार्ट में लिखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव tan इनवर्स imaginary part divided by real part. Imaginary part is what? Omega upon real part is what? 1. बात आई समझ में? हमने किस तरह से एंगल निकाला? tan इनवर्स, इसके लिए तो एंगल हो गया 0, tan इनवर्स 0/1 माइनस इस डिनोमिनेटर पार्ट को हमने न्यूमरेटर पार्ट में लिखा, दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। यहां से tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। बात आई समझ में? tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, यहां से क्या वैल्यू आई? माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। मीनिंग क्या हुआ? यदि मैं इस ओमेगा की वैल्यू को चेंज करता जाऊं तो इस ओमेगा की वैल्यू को चेंज करने पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+1, इसका जो एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा। अभी हमें किस फ्रीक्वेंसी के लिए एंगल निकालना है? ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड के लिए। तो हम क्या करते हैं? पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। यदि मैं यहां 1 रेडियन पर सेकेंड पता करता हूं तो एंगल आ जाता है फाई, दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 ये हो गया 45 डिग्री और माइनस पाई/4। कोई दिक्कत? अभी हमें दो ही चीज पता करनी थी, मैग्नीट्यूड और फाई। क्यों? इक्वेशन क्या थी? ये थी c ऑफ t a m sin ओमेगा t प्लस थीटा प्लस फाई। ए भी पता था, ओमेगा पता था, थीटा पता था। हमें दो चीज कैलकुलेट करनी थी, मैग्नीट्यूड और फाई। दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली। जब ये दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली तो अब हम c ऑफ t के बारे में लिखते हैं। c ऑफ t क्या हो जाएगा? a हो गया 1 इंटू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आया है? 1/√2, ये हो गया 1/√2 इंटू साइन। साइन क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है दैट इज ऑल्सो इन साइन, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इन साइन। ओमेगा टी, ओमेगा हो गया 1 इंटू टी प्लस थीटा, थीटा इज 0 प्लस फाई। फाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? फाई आया है -π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी -π/4। तो यहां से -π/4, तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन t माइनस π/4। ये आ जाएगा आपके पास c ऑफ t। कोई दिक्कत? इस तरह से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए आउटकम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए जब हमने इनपुट था r ऑफ t इज इक्वल टू साइन t, ट्रांसफर फंक्शन था 1/s+1, तो यहाँ हमने क्या किया? आउटकम निकाला, दैट इज 1/√2 साइन t माइनस π/4। आउटकम निकालने के लिए हमें दो चीज पता करनी थी, बाकी और डेटा जो था वो दिया हुआ था। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला? हमने s की जगह j ओमेगा पुट कर दिया, वहां हमने ओमेगा की वैल्यू को पुट किया जो कि इक्वेशन में दी हुई थी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। फिर एंगल निकाला हमने। एंगल निकालने के लिए वही जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल निकाला। एंगल निकालने में हमने क्या किया? s की जगह वही j ओमेगा की वैल्यू को पुट किया और वहां से हमने एंगल फाइंड आउट किया। एंगल निकालने के बाद में जो ओमेगा था उसकी वैल्यू को पुट किया और वहां से एंगल पता लग गया। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी और हमारे पास आउटकम पता लग गया c ऑफ t। बात आई समझ में? इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिस तरह से हमने टाइम रेस्पॉन्स में देखा था, टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस, उसी तरह से अब हम यहाँ देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। एक हमको एक जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था, उसको कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या था? ओमेगा n² अपॉन s इंटू s प्लस
2 जीटा ओमेगा। यही था हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये आउटकम हो गया सी ऑफ एस, ये इनपुट हो गया आर ऑफ एस, और यहाँ हमने एक फीडबैक दिया, नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक दिया। यहाँ हम एक समिंग पॉइंट और बना देते हैं। राइट, ये एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। राइट, इसका हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन g अपॉन 1 प्लस g, क्योंकि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो h की वैल्यू तो हो गई 1। यहाँ से इसको मैं यदि सिंप्लीफाई करूँ तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन s इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन s इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। बात आई समझ में? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन होल डिवाइड बाई, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ये आ गया एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद में बची हुई टर्म को हम लिख देते हैं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आया हमारे पास क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। राइट, इसके बाद में हमने वहाँ टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, राइज टाइम, डिले टाइम, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था सेटलिंग टाइम क्या होता है, हमने पीक ओवरशूट देखा था। तो उसी तरह से हम यहाँ टर्म्स पढ़ते हैं। पहली टर्म्स यदि हम डिस्कस करें तो वो होती है रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक, ये जो रेजोनेंट पीक होती है इसको हम एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है, वहां हम पीक ओवरशूट पढ़ते हैं टाइम रेस्पॉन्स में, यहाँ हम रेजोनेंट पीक पढ़ते हैं। रेजोनेंट पीक जो होती है इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये होती है रेजोनेंट पीक। 1 अपॉन 2 जीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमें जीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे हम जीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें रेजोनेंट पीक पता लग जाएगी कि ये इस सिस्टम की रेजोनेंट पीक है। रेजोनेंट पीक की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो रेजोनेंट पीक क्या होती है कि आपके पास जो ये क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला, इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये जो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कहलाता है रेजोनेंट पीक। जबकि जो हमने पीक ओवरशूट पढ़ा था वो क्या होता था, जो आपका स्टेडी स्टेट आउटकम है उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट जा रहा है वो कहलाता था पीक ओवरशूट। जबकि जो रेजोनेंट पीक है उसको हम बोलते हैं कि ये जो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन आया है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है वो कहलाता है रेजोनेंट पीक। अब देखिए, ये जो रेजोनेंट पीक है ये किस फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कितना है वो कहलाता है रेजोनेंट पीक। अब यहाँ जैसे ही हम एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू को चेंज करते जाने पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो किस फ्रीक्वेंसी पर जाकर ये मैग्नीट्यूड हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां से दूसरी टर्म आ गई हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा
ध्यान रखना है, हम वहां डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस पढ़ते थे, वो चीज अलग है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चीज अलग है। तीन तरह की फ्रीक्वेंसी आ गई है अभी तक हमारे पास। एक तो हमने पढ़ लिया ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, एक हमने पढ़ लिया ओमेगा डी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, ये हमने टाइम रेस्पॉन्स में देखे। अब यहाँ हम देख रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर क्या होता है। तो ओमेगा आर पी रेजोनेंट पीक क्या थी कि ये जो आउटकम है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है कितना मैक्सिमम होगा वो कहलाता है रेजोनेंट पीक। और किस फ्रीक्वेंसी पर ये हमें पीक प्राप्त होगा, किस फ्रीक्वेंसी पर ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी वो कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कि भाई इस फ्रीक्वेंसी पर जाकर ये जो वैल्यू है रेजोनेंट पीक वो मैक्सिमम होगी। बात आई समझ में? तो दो चीजें आ गई अभी तक हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस में कि रेजोनेंट पीक क्या होती है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेसिक मीनिंग क्या है रेजोनेंट पीक का कि जो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है वो कहलाता है रेजोनेंट पीक, और किस फ्रीक्वेंसी पर ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बात आई समझ में? यहां ध्यान रखना है हमारे पास ये जो रेजोनेंट पीक है सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, जबकि जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, दैट इज ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। बात आई समझ में? तो इस तरह से हमने दो चीजें पढ़ी अभी तक, हमारे पास आया रेजोनेंट पीक और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कि भाई बैंड विड्थ क्या होती है। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंड विड्थ क्या होती है। इसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है कि भाई जो एक क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला है, इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर तो क्या है, ठीक है, उस जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू से 1/√2 टाइम्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर जो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिला है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, जीरो फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड मिला है उस मैग्नीट्यूड के 1/√2 टाइम्स होने में 1/√2 टाइम्स जो होगा वो कहलाता है बैंड विड्थ। बात आई समझ में? जो आपके पास क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है उस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो फ्रीक्वेंसी पर तो क्या वैल्यू है, राइट, उस जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू का यदि 1/√2 टाइम्स वैल्यू है तो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। बात आई समझ में? आपको क्या करना है, पहले जीरो फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू देखनी है क्या वैल्यू आ रही है। इस जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू का आपको 1/√2 टाइम्स देखना है कि 1/√2 टाइम्स वैल्यू कितनी आती है। मान लीजिए इसके मैग्नीट्यूड आया सपोज लेट इट बी x, राइट, इस जीरो फ्रीक्वेंसी पर इसका मैग्नीट्यूड आया x, इसका आपको देखना है x/√2 वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये जो रेंज होगी यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी ये कहलाएगी बैंडविड्थ। मीनिंग समझ में आया? जीरो फ्रीक्वेंसी पर यदि इसका मैग्नीट्यूड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो यदि x है तो इस जीरो फ्रीक्वेंसी इस x मैग्नीट्यूड का x/√2 जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, ये तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू है, और x/√2 जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी हो गई सपोज ओमेगा a लेट इट बी, राइट, ये तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड आया x, और x/√2 मैग्नीट्यूड आया ओमेगा a पर, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये कहलाती है बैंडविड्थ। बात आई समझ में? बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है ओमेगा एन ओमेगा बी बैंडविड्थ ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, पूछ लेता है, ठीक है। ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई कि भाई क्या है,
जीरो फ्रीक्वेंसी पर आपके पास जो मैग्नीट्यूड आया सपोज x, और इस x का 1/√2 टाइम्स जो मैग्नीट्यूड होगा वो जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा या इसकी जो रेंज होगी वो कहलाती है बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ गया ये, इसको याद रख लेना है। बात आई समझ में? तो ये पॉइंट नंबर हो गया 3। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं एक और, जो कि हम बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, एक होता है कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट क्या है, इसमें हम पढ़ने से पहले तो ये हम देख लेते हैं कट ऑफ रेट क्या होती है। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पास जो स्लोप होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से पता करती है हम क्वेश्चन देखेंगे जब पता लगेगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पास जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रेट। और ये कट ऑफ रेट जो है इसको हम बताते हैं डीबी पर डेक में। डीबी पर डेक में आपने डेसिबल निकाला होगा, किस तरह से हम डेसिबल निकालते हैं। ठीक है, तो डेसिबल निकाल के डिवाइड बाय डेक कर दिया तो ये आ जाता है डेसिबल पर डेक, कहलाता है कट ऑफ रेट। मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आई उसके पास का जो स्लोप होगा, उसके नियर बाय जो स्लोप होगा वो कहलाता है कट ऑफ रेट। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालती है अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जब पता लगेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जो स्लोप होता है वो होता है डीबी पर डेक। अब यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक तो डेक क्या होता है और एक ऑक्ट क्या होता है। ये बहुत काम आएगा जब हम बोडे प्लॉट पढ़ेंगे, तो आगे बोडे प्लॉट में डेक और ऑक्ट इनका प्रिंसिपल बहुत काम आता है कि भाई डेक तो हम क्या बोलते हैं और ऑक्ट क्या बोलते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है ω1 और एक फ्रीक्वेंसी है ω2, कोई एक दो फ्रीक्वेंसी। यदि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड कर लूं, सपोज ω2 अपॉन ω1 किया, ω2 अपॉन ω1 करने पर यदि आपके पास वैल्यू मिलती है 10, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है यदि वो 10 के बराबर प्राप्त होता है तो इसको हम बोलते हैं वन डेक। बात आई समझ में? और यदि दो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो यदि 2 प्राप्त होता है तो इसको हम बोलते हैं वन ऑक्ट। बात आ रही है समझ में? यदि दो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो यदि 10 है तो वो होता है वन डेक। यदि दो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो है 2 तो वो कहलाता है वन ऑक्ट। मतलब उन दोनों फ्रीक्वेंसी में किस तरह का रिलेशन होगा, यदि रेशियो 10 आता है कि भाई डेक का रिलेशन है, और यदि दोनों फ्रीक्वेंसी में 2 का रेशियो आता है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी में ऑक्ट का रिलेशन है। सपोज कीजिए आपके पास ω1 हो गया लेट इट बी 10 और ω2 हो गया लेट इट बी 20। तो यदि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं देखूं तो ω2 अपॉन ω1 करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होता है 2। तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी हैं इन दोनों फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी में ऑक्ट का रिलेशन है, वन ऑक्ट। मान लीजिए आपके पास ω1 तो था 10 जबकि ω2 जो है वो हो गया आपके पास 100 सपोज। तो इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करता हूं ω2 अपॉन ω1 तो यहां से वैल्यू कितनी आती है 100 अपॉन 10, दैट इज हाउ मच 10। मतलब यदि दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 10 के बराबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में रिलेशन कौन सा है, वन डेक का रिलेशन है। बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट जो है डीबी पर डेक का ये बहुत काम आता है जब हम बोडे प्लॉट पढ़ते हैं। बोडे प्लॉट में हम मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकाल लेते हैं। यदि हमें डीबी पर डेक का कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, यहाँ हम किस तरह से स्लोप प्राप्त होते हैं, हमने क्या बोला कि जो स्लोप होता है नियर टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कहलाता है कट ऑफ रेट। तो हमें जो स्लोप है वो किस तरह से प्राप्त होंगे, स्लोप प्राप्त होते हैं आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे किस तरह से प्राप्त होता है। जैसे 20 डीबी पर डेक या -40 डीबी पर डेक। यदि मैं इन स्लोप की थोड़ा सा डिस्कशन देखूं, थोड़ा सा यदि मैं इसको डिस्कस करूं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा कि डेसिबल ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, स्लोप हो गया डीबी पर डेक में, डीबी कितना आया 20 डीबी,
ये तो होता है मैग्नीट्यूड। डेक हो गया फ्रीक्वेंसी का रेशो, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का रेशो यदि 10 आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डेक। तो यदि आपको स्लोप दिया हुआ है -20 dB पर डेक, इसका मीनिंग क्या होगा? जनरल यदि मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या हो गया कि भाई आप क्या कीजिए, एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कीजिए। यदि आप एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितने से चेंज हो जाएगा? 20 dB से। ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है हम बोले सिस्टम का जो आउटपुट है वो, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो 20 dB से चेंज हो जाएगा। कब? जबकि आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, फ्रीक्वेंसी का जो रेशो था वो कितना आया? 10 के बराबर। और ये जो मैग्नीट्यूड है चूंकि निगेटिव साइन है तो क्या हम बोलेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। चूंकि निगेटिव साइन है दैट मींस डिक्रीज हो गया। मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास कोई एक मैग्नीट्यूड है, ω1 फ्रीक्वेंसी थी, उस पर 10 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, और यहां कोई एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेट इट बी m। इसने क्या बोला कि आप क्या कीजिए, एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर लीजिए। मतलब यदि मैं 10 से कहां पहुंच जाऊं? 100 पर। 10 से यदि 100 पर पहुंच गया तो क्या हमने वन डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर लिया? क्यों? ये जो 100 है इसको यदि मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितनी वैल्यू मिलती है? 10। और हमें पता है कि यदि दो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो यदि 10 आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन डेक। मीनिंग क्या हुआ? यदि मैं 10 से किस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गया? 100 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गया, मतलब हमने वन डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर लिया, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 dB से चेंज हो जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 dB से चेंज हो जाएगा। मतलब या तो ये मैग्नीट्यूड +20 dB हो जाएगा या ये मैग्नीट्यूड -20 dB हो जाएगा। बात आई समझ में? अब बात आती है कि ये माइनस होगा या प्लस होगा। तो चूंकि ये नेगेटिव साइन है दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो -20 dB हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड 20 dB से रिड्यूस हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आने वाला है आगे। इसको याद रखना है हमें कि भाई स्लोप क्या होता है, किस तरह से वैल्यूज मिलती है। मान लीजिए आपको स्लोप, देखिए एक तरीका तो ये है आपको डीबी पर डेक में स्लोप दे दे, एक और तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं डीबी पर ऑक्ट में। मतलब यदि हम एक ऑक्ट फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेते हैं तो कितना मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो जाता है। बात आई समझ में? तो ये बेसिक चीजें थी। इसमें क्या क्या पढ़ा अभी हमने? रेजोनेंट पीक देखा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखी, बैंडविड्थ देखा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और पॉइंट। अब हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है भाई। ये होता है गेन मार्जिन। दो चीजें पढ़ेंगे अब हम, एक तो गेन मार्जिन और एक फेज मार्जिन। ध्यान रखना है गेन मार्जिन क्या होता है। गेन मार्जिन की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि भाई हम क्या कर रहे थे, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है, उस ट्रांसफर फंक्शन में हम पैरामीटर जो के था उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे। हमने रूट लोकस में देखा किस तरह से हम पैरामीटर के की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो पैरामीटर जो के था इसको हम बोलते थे गेन। अब यदि इस गेन को मैं डेसिबल में कैलकुलेट कर लूं और यदि इस गेन की वैल्यू को डेसिबल में कैलकुलेट करके मैं बताता जाऊं कि कितने डेसिबल को ऐड करने पर सिस्टम स्टेबल रहता है, तो वो कहलाता है गेन मार्जिन। कितना मैक्सिमम मैं गेन कर दूं, कितना मैक्सिमम मैं गेन की वैल्यू को डेसिबल में इंक्रीज कर दूं कि सिस्टम क्या रहे, स्टेबल। और इससे ज्यादा जाते ही गेन की वैल्यू यदि इससे ज्यादा डीबी कर दी, सिस्टम क्या हो जाए, अनस्टेबल, तो उसको हम बोलते हैं गेन मार्जिन। मतलब इसकी वैल्यू जो होती है गेन मार्जिन की वो होती है गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/mod ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। कब? जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। ओमेगा पी सी क्या है? इस ओमेगा पी सी को हम बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। राइट। इस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से निकालते हैं? हम क्या करते हैं,
ये जो आपके पास जी ऑफ जे ओमेगा आया, एच ऑफ जे ओमेगा आया, इसका हमने एंगल निकाला जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, और इस एंगल को यदि हम 180 डिग्री के बराबर कर दें तो ये वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी पर -180 के बराबर होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बात आई समझ में? गेन मार्जिन क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है 1/g ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, कब? जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से निकालते हैं? एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, इस एंगल को यदि मैं -180 के बराबर कर दूं और वहां से फिर हम इसको कैलकुलेट करें तो वहां से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कहलाती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बात आ रही है समझ में? ये कहलाती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और यहां से हमने निकाल लिया गेन मार्जिन। अब ये जो गेन मार्जिन है ये तो सिंपल वैल्यू है, यदि हम इसको डीबी में कैलकुलेट करें तो डीबी में कितना हो जाएगा? डीबी में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका 20 लॉग ले लेते हैं। ये आ गया 20 लॉग 10 बेस 1/mod ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। तब जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इस समय ये गेन आ गया 20 dB के अंदर। तो अब गेन मार्जिन क्या था कि मैं इस गेन को कितना बढ़ाता जाऊं डीबी में, राइट? हम इस गेन को कितना बढ़ाता जाएं कि जो सिस्टम है वो क्या रहे? स्टेबल सिस्टम रहे। तो इस गेन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालिए। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए एंगल निकाल लीजिए, -180 के बराबर कीजिए, एंगल आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। जिस फ्रीक्वेंसी पर आएगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करेंगे? गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। 1/g ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड पता कर लिया और इसको हम 20 dB में कर देंगे, 20 लॉग ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक और, फेज मार्जिन क्या होता है? पॉइंट आता है फेज मार्जिन क्या होता है। जिस तरह से गेन मार्जिन था उसी तरह से एक और टर्म होती है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन क्या होता है? फेज मार्जिन की वैल्यू होती है 180 प्लस 5GC। फेज मार्जिन होता है, इसका फॉर्मूला है 180 प्लस 5GC। 5GC क्या होता है? ये होता है 5GC होता है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का। हमें क्या करना है? जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का एंगल पता करना है। कब? जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा जी सी के बराबर हो, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। उस फ्रीक्वेंसी पर हमने एंगल निकाला और इस एंगल को यदि हम 180 के साथ ऐड कर दें तो वो कहलाता है फेज मार्जिन। ये हो गया गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब इस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? हम क्या करें, जो आपके पास जी ऑफ जे ओमेगा था, एच ऑफ जे ओमेगा था, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उस मैग्नीट्यूड को हम 1 के बराबर पुट करते हैं। यहां से 1 के बराबर पुट करने पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो कहलाती है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? फेज मार्जिन निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने सबसे पहले गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया? जो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा था, इसका जो मैग्नीट्यूड था उसको हमने 1 के बराबर किया। 1 के बराबर करने पर ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो कहलाती है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और इस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर हमने इसका एंगल पता किया है, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये क्या आ गया 5GC के बराबर। और इस 5GC को यदि हम 180 के साथ ऐड कर दें तो ये कहलाता है फेज मार्जिन। इस तरह से ये 5-6 टर्म हम पढ़ते हैं इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस में। रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, कट ऑफ रेट, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रॉम गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या डिस्कशन रहता है।